हेलो एंड वेलकम क्लास 11 स्टूडेंट्स। ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है। आपकी जो बुक अब चेंज हो गई है उस सप्लीमेंट्री रीडर का नाम है स्नैपशॉट। जैसा कि आपको पता ही है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा चेंज हो गया है, तो इसमें आपकी इंग्लिश की जो बुक मेन जो रीडर चेंज हुई थी वो हॉर्नबिल है, सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड। और ये आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है ये स्नैपशॉट जो कि सीबीएसई स्कूल्स में अब तक चल रही थी, यही अब आपकी सिलेबस का एक बुक है। तो इसमें ये जो लेसन है इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और इसके राइटर हैं विलियम सैरोयन। और इनकी जो बर्थ है वो 31 अगस्त 1908 में हुई। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ग्रेट वर्क्स मैनी टाइम्स, और ये अपने काम के लिए इनको कई बार अवार्ड मिले। ही वॉज एसिस्ट ऑल्सो, ये ऐसे भी लिखते थे। ही वॉज मैरिड टू द एक्ट्रेस कैरल मार्कस, ये इनकी जो पत्नी थी वो एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था कैरल मार्कस। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर टू हेवन ऑन 18 मई 1981, और 18 मई 1981 को इनकी डेथ हुई। अब थोड़ा लेसन के बारे में समझ लेते हैं कि ये लेसन की समरी या क्या है ये लेसन में। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। दे आर कजिन्स Aram and Murad. Murad was a dashing boy who said proudly that he had a way with the horses, dogs and farmers. Both loved riding, but their family couldn't afford a horse. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की। आर्मेनिया जो है एक कंट्री का नाम है, आर्मेनियन का मतलब आर्मेनिया के रहने वाले। और ये जो दो लड़के थे दे बिलोंग टू अ ट्राइब नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये एक ऐसे कबीले को बिलोंग करते थे, ऐसे ट्राइब को बिलोंग करते थे जो अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए फेमस था। तो ये जो दो कज़न थे आपस में, एक लड़के का नाम अरम था और दूसरे का नाम था मुराद। ये दोनों आपस में कज़न्स थे। और मुराद जो था वो काफ़ी बोल्ड लड़का था, एक मनमौजी टाइप का लड़का था, और अपनी मर्ज़ी के काम वो करना उसको अच्छा लगता था। हमेशा वो अपने ही उसमें रहता था और वो ये कहता था बड़े शान से कि उसको घोड़ों को, कुत्तों को और उनसे ट्यूनिंग बिठाने में, उनको काबू करने में महारत हासिल है। दोनों को घोड़े की सवारी करना पसंद था, लेकिन उनकी जो फैमिलीज़ थी वो इतनी पैसे में मजबूत नहीं थी कि वो घोड़ा ख़रीद सकें। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी किसान का एक घोड़ा, जो मुराद एक इनका कज़िन है अरम का, उसकी उम्र अरम से ज़्यादा है। अरम जो है वो 9 साल का है, मुराद उससे कुछ साल बड़ा है। तो मुराद एक घोड़े को, किसी किसान के घोड़े को चुरा लेता है, जबकि इनकी फैमिली और इनका जो ख़ानदान था वो अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए मशहूर था। लेकिन वो जो चुराता है वो इसलिए नहीं चुराता है कि वो उस घोड़े को बेच के या उसको किसी को दे के उससे पैसा कमा ले, बल्कि चूँकि ये लोग शौक़ रखते हैं घुड़सवारी का और वो एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, तो उसके अट्रैक्शन में कि चलो इस घोड़े की हम सवारी करें, उस लालच में उस घोड़े को उसने चुराया और फिर अपने कज़न अरम को भी उसने बताया। और फिर दोनों लोग छुप के, पूरे सब लोगों से छुपा के उसको रात में किसी एक खेत में रख देते थे और सुबह सुबह वो लोग उसकी घुड़सवारी करके उसका घुड़सवारी रोज़ किया करते थे। तो इसमें जो मुराद था उसको तो घुड़सवारी आती थी, अरम को नहीं आती थी। तो वो अरम ये चाहता था कि घोड़ा जो है जब तक सबको पता चले, या घोड़ा जिस किसान का था उसको हम वापस करें, उसके पहले घुड़सवारी हम सीख लें। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो जो किसान था वो इसके घर में आता है, फैमिली में आता है, और वहाँ जो इनके अरम के जो अंकल रहते हैं वो उनको बताता है, अपनी समस्या बताता है वो किसान
कि उसका घोड़ा खो गया है, मिल नहीं रहा है। और फिर वो बाद में देख लेता है इन लोग को, जब ये उस घोड़े को घुड़सवारी करके आ रहे थे, तो एक दिन सुबह सुबह वो किसान सामने मिल जाता है और वो उनको देख लेता है। और लेकिन चूंकि इनकी फैमिली, इनका ख़ानदान पूरी तरह से रेपुटेड था और कोई भी ये भरोसा नहीं कर सकता था कि इनके ख़ानदान का कोई चोरी भी कर सकता है, तो वो जो किसान था वो इन लोगों को, इन लड़कों को, ये जानते हुए भी कि वो घोड़ा उसका है, तो वो जानबूझ के वो किसान ये कह देता है इन लड़कों से कि ये तो बिल्कुल मेरे ही घोड़े जैसा है। अगर तुम्हारे ख़ानदान की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती तो मैं यही समझता कि ये मेरा घोड़ा है जो कि चुरा लिया है तुम लोगों ने। लेकिन तुम लोग के ख़ानदान की जो रेपुटेशन है वो तो ऐसी है कि चोरी तो कर ही नहीं सकते तुम लोग। तो जब ये लोग सुनते हैं तो इनको ये लगता है कि हमें घोड़ा लौटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। और वो चुपचाप जाके उसका घोड़ा वापस रख देते हैं। तो चलिए अब टेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. तो एक दिन जब ये पुराने उन अच्छे दिनों की, गोल्डन दिनों की बात है, जब ये 9 साल का था अरम, और ये अपनी नींद में था। जो जो सोची जा सकती थी वो सारी शानदार चीज़ें दुनिया में थीं, और ज़िंदगी अभी भी बड़ी मज़ेदार और एक मिस्टीरियस यानी रहस्यमय सपने की तरह थी। तो यहाँ ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि ये रात में अपने नींद में सो रहे हैं और जो जो सोचते हैं हम लोग वो सारी शान व शौकत और मज़ेदार चीज़ें इनको उस सपने में दिख रही थी। और हकीकत में जैसा कि बताया जा चुका है कि हकीकत में तो ये लोग गरीब हैं। तो सपनों की दुनिया में, कल्पनाओं में, तो हम जब जो चीज़ें चाहते हैं, इमेजिन करते हैं, वो हमें सपनों में दिखाई देता ही है। तो सपनों में इनको वो सारी शान व शौकत वो सब दिखाई दे रही थी। और अभी भी इनका जो सपना था वो काफ़ी मज़ेदार और एक रहस्यमय तरीके से चल रहा था कि जब इनका जो कज़न है मुराद, वो वहाँ पर आया खिड़की पर, और उसने खिड़की पर ठकठका के दस्तक दे के इनको उठाया। मेरा कज़न मुराद, जिसको कि सभी लोग क्रेज़ी या पागल समझते थे, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो ऐसे काम करता था कि जो सबको ये लगता था कि ये तो अपने मन का मालिक है, कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ना कि ये तो पागल है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उस तरह का वो था, उसकी आदत थी मुराद की। तो वो जो था जिसको सब लोग पागल समझते थे, क्रेज़ी समझते थे, लेकिन इनको छोड़ के, ये अरम बता रहा है कि अरम को छोड़ के सब लोग उसको क्रेज़ी समझते थे। वो अरम के घर आया सुबह 4 बजे, खिड़की के ऊपर थपथपाया, जिससे उसकी नींद खुली अरम की, और उसने आवाज़ लगाई, अरम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ये एकदम आवाज़ सुन के पलंग से कूद के खड़ा हुआ अरम, और उसने खिड़की के बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सॉ। और वो ये यकीन नहीं कर पाया जो उसने देखा अरम ने। इट वॉज इन मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। और ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, यानी कि जो सुबह होने का एक टाइम होता है कि जब हम ये देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, पहले अंधेरा होता है और फिर धीरे धीरे उजाला होना शुरू होता है। तो ये वो टाइम था कि जब बिल्कुल अंधेरा सा है लेकिन कुछ ही मिनटों में उजाला होने वाला है। तो इनका मतलब ये था कहने का कि इतना भी अंधेरा नहीं था कि ऐसा लगे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, या रात हो रही है तो मैं नींद में हूँ और नींद में मुझे कुछ हकीकत में मैं नहीं देख पा रहा हूँ और सपना देख रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था। यानी उसने जो देखा रम ने, वो ये कंफर्म उसको हो रहा था कि ये सपना नहीं है, और ना कोई रात का एक वैसा है कि अंधेरे में उसको कुछ और दिख रहा है। और क्या देख रहा था वो अरम कि माय कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसका जो कज़न था मुराद, वो एक सफ़ेद बिल्कुल खूबसूरत सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज़। मैंने अपना सर बाहर निकाला
और अपनी आंखें मली। Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और उसने कहा कि हाँ, ये एक घोड़ा ही है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, अब जल्दी करो अगर तुम इस पे सवारी करना चाहते हो। ये किसने कहा? मुराद ने अरम से। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो अरम ये बता रहा है कि वैसे तो मैं जानता था कि जो मेरा कज़न है मुराद, वो अपनी लाइफ को ऐसे किसी भी इंसान से सबसे ज़्यादा एंजॉय करके जीता था कि जो इंसान ऐसा लगता था कि दुनिया में गलती से पैदा हुए हैं। अब ये गलती से पैदा होने वाली बात क्या है कि जिनका नेचर बाकी सब लोगों से अलग हटके है, और जो लोग किसी भी चीज़ को करने में डरते हों या जो रूल्स रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हो, ख़तरनाक हो, वो सारी चीज़ें जो करने से डरते हैं, और जो कोई ऐसा इंसान हो कि वो वही काम करे, तो ऐसा लगता है ना कि ये तो दूसरी दुनिया का है क्या, कि इसको तो इस दुनिया में ये कैसे पैदा हो गया। तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं उनमें अरम का कहना ये है कि मुराद एक ऐसा लड़का था जो ऐसा लगता था कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऐसे काम यही करता होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल हद ही हो गई थी, क्योंकि इस पे तो वो ये क्या कह रहा है कि ये तो ऐसी कोई बात थी जिस पे बिलीव ही करना मुश्किल था। वो बात क्या थी कि जैसे वो घोड़ा लेके आ गया था। अब घोड़ा लेके आना एक इस तरह का था कि अगर आज के टाइम में हमको किसी बहुत अच्छी कार का शौक़ हो और हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि हम लोग एक छोटी मोटी कार भी खरीद सकें, और उसी समय कोई हमारा कज़न या भाई या कोई दोस्त अगर एक बहुत करोड़ों रुपए की कार लेके शानदार आ जाए, तो हमें क्या लगेगा? हम यकीन नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही इसको यकीन नहीं हो रहा था वो देख के कि ये इस हद तक भी जा सकता है। तो अब इधर पे दो बातें हो रही थी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। क्या था? एक बात तो ये थी कि इनकी जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, वो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई थी जिसमें कि ये घुड़सवारी करें, और एक तमन्ना होती है किसी भी इंसान की, तो वो इसकी अरम की तमन्ना थी घुड़सवारी करना। तो जो दो बातें यहाँ पर हो रही थी, एक तो वो बात थी कि जिसमें अरम की जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ों में से थी, जिसकी सबसे ज़्यादा उसको तमन्ना थी, वो चीज़ उसको ऐसा लग रहा था कि ये पूरी हो रही है, जिससे वो खुश था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये एक इसकी अच्छी बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और ये वो वाली बात थी जिसकी वजह से उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी वो देख रहा था वो सच है। क्यों? क्योंकि उसको एक ख़तरे का, एक डर का एहसास हो रहा था कि गरीब होने के बावजूद इतना शानदार घोड़ा जो मुराद लेकर आया है, वो ऐसे तो आ नहीं सकता कि ना ख़रीदने के लिए इनके पास पैसे हो नहीं सकते, तो ये इसके पास कहाँ से आया है? यानी इसके पीछे कोई गड़बड़ है, ये वो चुरा के लाया है, कैसे लाया है? तो ये दो बातें उसके साथ एक साथ हो रही थी। एक तरफ उसका शौक़, एक तरफ उसकी पुरानी तमन्ना, और दूसरी तरफ इस बात का डर कि ये घोड़ा जो है कुछ ना कुछ गलत काम करके लाया है। और ये जो दूसरी वाली बात थी, इसी वजह से उसको ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये इस हद तक गुजर गया और इसने अभी ये कर दिया, तो अब क्या होगा? एक जो डर रहता है उसकी वजह से उसको ये बिलीव नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम लोग गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, और हमारा पूरा जो कबीला था वो गरीबी से कम मारा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब ये जो इनके कबीले का नाम था वो क्या नाम था? गेरोग्लेनियन। ये इनकी कबीले का नाम है, और ये बता रहा है कि उस कबीले की हर ब्रांच का मतलब है कि जिसमें जितने भी परिवार थे वो सब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की गरीबी में जी रहे थे, और एक ऐसी गरीबी कि जिसके ऊपर मतलब एक हंसी भी आ सकती है। हंसी इस सेंस में कि nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। कि ये इसलिए हंसने वाली बात थी कि इन लोग के पास ये भी कोई श्योरिटी नहीं रहती थी
कि ये लोग अपना पेट कैसे भरेंगे, खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। इतने गरीब थे लेकिन फिर भी इनका पेट भर जाता था। यही समझ में नहीं आता था कि कहाँ से उतना उनके पास पैसा आ जाता था कि जिससे कि वो अपना पेट भर खाना ही खा सकें। तो ये एक वैसी बात थी कि जो गरीब होते हुए भी इनका पेट भर जाता था और इनको ये भी नहीं मालूम कि हम कैसे इतना हमारे पास कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाता है। और ये इनके जो कबीले के ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग लोग, सीनियर लोग थे, उनको वो भी नहीं इसको समझा सकते थे कि ये कैसे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों से ख़ास बात ये थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was world। और इनको करीब 11 सेंचुरीज़, 11 शताब्दियाँ हो चुकी थीं, जो कि इनका एक पूरा इतिहास है, इनके परिवार का, इनके ख़ानदान का। जब से इनकी जो रेपुटेशन है लोगों के बीच में, वो एक ईमानदार लोगों की, ईमानदार कबीले वालों की इमेज थी। और ये तब से थी कि जब एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब ये लोग, इनके जो पुरखे थे वो काफ़ी अमीर भी हुआ करते थे। तो ये तभी से अमीर जब थे तब भी इनकी इमेज ईमानदार लोगों की थी, और अब जब ये लोग गरीब हो चुके हैं तब भी इनकी इमेज वही बनी हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि जब ये अमीरी से गरीबी में आ गए तो इनकी नीयत बदल जाए, या ये दूसरे की चीज़ों पे नीयत ख़राब करने लगें, या चोरी चकारी करने लगें अपने उसको खर्चों को पूरा करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए। फिर वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट और रॉन्ग। तो कहता कि इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा तो इनको पहले प्राउड, यस, अपने ऊपर फ़ख्र था। जैसे हम लोग अपनी किसी चीज़ को ये मानते हो कि नहीं, ये तो हमारे गर्व करने लायक बात है कि हमारे अंदर ये अच्छाई है, या हमारे अंदर ये खूबी है जिस पे हम गर्व कर सकते हो। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो इनकी इतने सालों की इमेज थी उस पे ये लोग गर्व करते थे, और फिर उसके हिसाब से ईमानदार रहने की भी कोशिश करते थे। और फिर उसके बाद अगर कोई मामला ऐसा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, अगर ये देखने वाली बात है, तो वो सबसे बात की बात थी। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। और हम में से कोई भी लोगों का फ़ायदा उठाने की भी नहीं सोचता था, चोरी चकारी तो दूर की बात है। तो ये हम देखते ही हैं कि जैसे बहुत से लोग जो गलत होते हैं, क्राइम करते हैं, लोगों का नुकसान करके पैसा खा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो इनको तो हम क्राइम मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज की जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमें मालूम है कि जो लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं और जिनको कि ये माना जाता है कि भाई ये तो अच्छे लोग हैं, वो भी कम से कम क्राइम अगर नहीं करते हैं तो इतना तो कर ही लेते हैं कि कम से कम दूसरों का फ़ायदा उठा लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि ये लोग तो ऐसे लोग थे कि जो चोरी चकारी तो बहुत दूर की बात है, किसी का फ़ायदा भी नहीं उठाते थे, कि अपना काम बनाने के लिए किसी का फ़ायदा उठा लें। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। वो ये बता रहा है अरम कि even though I could see the horse, इसके बावजूद कि वो मैं सामने घोड़े को देख रहा था, जो इतना शानदार घोड़ा था, और उसकी ये सुगंध जैसे किसी भी एक चीज़ की स्मेल होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई नई बुक्स वगैरह आप लोग लाते हैं, नए कोई शूज़ लाते हैं, तो नई कोई कपड़े लाते हैं, तो उनकी अपनी एक स्मेल होती है अच्छी सी। तो वो यही यहाँ पर कह रहा है कि इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, कि उसकी क्योंकि जो सबसे पसंदीदा चीज़ थी घोड़ा सवारी करना इनको पसंद था, और वो घोड़ा बहुत सफ़ेद रंग का बड़ा शानदार सा घोड़ा था, तो उसकी ये स्मेल भी काफ़ी अच्छी सी ये महसूस कर सकता था
इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ भी उसको महसूस हो रहा था कि सांस ले रहा है वो। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद, ये यकीन हो जाने के बावजूद कि हाँ वाकई में घोड़ा सामने है, लेकिन इनको ये था कि ये घोड़ा हमारे या हमारे ख़ानदान के किसी भी सदस्य, चाहे वो सो रहा हो जाग रहा हो, और ये कज़न, चाहे इनका ये कज़न हो मुराद, इनके पास आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि हम लोग ख़रीद नहीं सकते, और अगर इनने ख़रीदा नहीं है, उसके कज़न ने, मुराद ने, तो फिर क्या चुराया होगा? और चोरी के ऊपर तो यकीन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि भाई इनका जो ख़ानदानी एक इमेज बनी हुई है, और जिस तरह से इनके ख़ानदान में हर कोई करता है कि कभी भी चोरी चकारी और ये फ़ायदा उठाने की बात, ये सब कोई कर ही नहीं करता ही नहीं है और ना कर सकता है। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये घोड़ा कैसे आ गया। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, और इनका जो ख़ानदान है, गैरोग्लेनियन जो परिवार है, उसमें कोई चोर हो ही नहीं सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. कि इन्हें क्या किया? I stared first at my cousin, पहले इन्हें अपने कज़न को देखा और फिर घोड़े को देखा। There was a pious stillness, कि एक बड़े पवित्र टाइप की, शांत टाइप की एक स्थिरता थी। कि जैसे स्थिरता का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि वो उनके चेहरे पे, उसके कज़न के चेहरे पे कोई बार बार कोई ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे हों। वो एक बिल्कुल उसका चेहरा शांत था और एक हंसी सी उसके चेहरे पे थी, जिससे वो मुस्कुराहट के साथ उसको देख रहा था। इससे इसको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। अच्छा और डर क्यों लग रहा था ये भी आप समझ ही रहे होंगे। कि एक तरफ अच्छा इसलिए लग रहा था कि जो चीज़ इनको पसंद थी, इनके पसंद की चीज़ सामने थी, और दूसरी तरफ डर इस बात का कि ये आया कहाँ से और कहीं कोई इसमें गलत चीज़ तो नहीं है। अब इसने कहा, मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? कि मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? इसने पूछा, अरम ने। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। कि अब तुम जल्दी खिड़की से बाहर कूद के आ जाओ अगर तुमको इसकी सवारी करना है। तो अब ये चीज़ सुन के, इट वॉज़ ट्रू देन, ये सुन के उसको ये यकीन हो गया, इट वॉज़ ट्रू देन, कि अब ये सच था कि जब उसने ये जवाब दिया, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, के उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और अब कोई इसके ऊपर सवाल नहीं रह गया था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज़, और वो मुझे एक तरीके से ऑफ़र देने आया था कि मैं इस पर सवारी करूं। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ये तो पक्की बात है कि इसने चुराया ही होगा, क्योंकि उसने जो सवाल पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है, तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि चुराया है या नहीं चुराया है। उसने कोई सफाई नहीं दी, और बल्कि ये उससे कहा कि तुम जल्दी से खिड़की से कूद के आ जाओ अगर तुमको सवारी करना है। वेल इट सीम टू मी stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। और अब क्या ये कह रहा है अरम कि खैर जो भी हो, मुझे ये लग रहा था कि घोड़ा चुराना कोई ऐसी बड़ी बात, गंभीर भी नहीं है कि कोई पैसा जैसे चुरा लिया हो किसी का। इतना कोई क्राइम नहीं है, जैसा क्राइम कोई पैसा चुराना हो सकता है वो तो नहीं किया है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक चोरी कहीं भी नहीं जा सकती। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, यहाँ से ये लाइन है, इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड माई वर, इट वॉजेंट स्टीलिंग। और ख़ास तौर पे जब अगर आप किसी चीज़ के लिए इतने दीवाने हो, पागल हो, जैसा कि ये अरम है और उसका जो कज़न है मुराद, तो अगर किसी चीज़ के पीछे कोई इतना पागल हो तो वो चीज़ अगर ये कहीं से ले आए हैं तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। अब इधर आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि किसी चीज़ के लिए ये इतना ज़्यादा शौक़ रखते हैं ये लोग कि उसको सामने जब इनके पास वो चीज़ दिखी तो इसका जो लालच होता है मन में या उसका जो दिल करता है वो उससे अपने आप को रोक नहीं पाए उस घोड़े की सवारी करने से। तो इसका मतलब ये है
कि चूँकि हम उसके लिए इतना ज़्यादा शौक़ रखते हैं घोड़े की सवारी करना, और घोड़ा सामने आ गया हो और हमने उसको ले आए हैं कहीं से, तो ये चोरी नहीं कहलाई, क्योंकि हमने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए सिर्फ़ ये लिया है, ना कि इसको बेच के या उससे कुछ पैसा कमाने के लिए। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। यानी कि ये जब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम इस घोड़े को बेचें ना, और ये पक्की बात है कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं कभी भी। तो इसने क्या किया अरम ने, कि पहले तो वो ये सब सोच रहा था कि ये घोड़ा कहाँ से आ गया मुराद के पास, और हमारा तो ख़ानदान ऐसा है कि जिसकी इमेज इतनी अच्छी है, सब लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग के ऊपर भरोसा करते हैं, और हम लोग क्या से तो कोई भी हमारे ख़ानदान में से ऐसा नहीं हो सकता कि जो चोरी कर ले। और ये सारी चीज़ें तो सोच ली उसने, लेकिन जब उसको ये पक्का यकीन हो गया, जब उसने सवाल पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, और उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसने ये कहा कि तुम सोच लो, अगर इस पर सवारी करना है तो जल्दी से आ जाओ। तो यानी उसने भी फिर उसी तरह से सोचना शुरू किया जिस तरह से मुराद ने सोचा होगा, कि पहले तो वो अपने ख़ानदान की प्रेस्टीज के ऊपर सोच रहा था, लेकिन फिर उसने उसको सोचा कि उसको जो शौक़ था घोड़े की घुड़सवारी करने का, फिर उसका ध्यान उस पर चला गया कि ये तो चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो चूँकि हम लोग इसके पीछे इतने दीवाने हैं, शौक़ रखते हैं, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं हम, ना कि उसका पैसे का फ़ायदा उठाने के लिए या पैसा कमाने के लिए। ऑल राइट ही सेड। अब इसने क्या कहा, जब उसने कहा कि जल्दी करो आ जाओ, तो ये सब सोच के इसने कि भाई ये तो चोरी नहीं है, इसने अपना मन बना लिया कि ठीक है मैं भी इसकी सवारी करूँगा। तब इसने क्या कहा, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। यानी इसने अरम ने कहा कि रुक जाओ, मैं कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। ही का मतलब मुराद ने कहा कि ठीक है लेकिन जल्दी करना। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स। और एक तरीके से बिल्कुल कपड़ों को जल्दी जल्दी अपने ऊपर डाला। आई जम्प डाउन to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। और इन जल्दी से खिड़की में से ये कूदे यार्ड में यानी आंगन में, और तुरंत घोड़े की पीठ पर कज़न के पीछे ये बैठ गए। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot। और ये क्या बता रहा है कि जो ये रहा करते थे वो बिल्कुल कस्बा जो था, जो इलाका था, वो जहाँ पे ये रहते थे बिल्कुल उसके किनारे पे रहते थे, छोर पे रहते थे। यानी उसके बाद खेत और ये सब ऐसा इलाका शुरू हो जाता था जहाँ पे पब्लिक रहती नहीं थी। तो ये जिस जगह रहते थे उसका नाम था वॉलनट एवेन्यू, और वहाँ उसके इनके घर के पीछे की तरफ अंगूर के बाग थे, फलों के बाग थे, और जो सिंचाई करने के लिए ताल बनाए जाते हैं, तलैया टाइप की जिनमें पानी भरा रहता है, जिनमें से लेके बागों में और खेती में पानी दिया जाता, उस तरह के ये थे। और ऐसी गांव की सड़कें टाइप की थी। तो ये उस जगह से अपने घर के पिछवाड़े से होते हुए बस 3 मिनट लगे तो ये ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, जहां पर ये बिल्कुल क्लियर मैदान था, खुली जगह थी, जहां पर जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश और बड़ी सांस लेने में बड़ा अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े के ऊपर बैठ के जो ये इनको फीलिंग आ रही थी, वो जो हवा तेज़ इनके से टकरा रही थी, वो एक बहुत अच्छी महसूस हो रही थी, वंडरफुल लग रही थी। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। आई मीन ही बिगेन टू रोर। और जो मुराद था, जो इनके ख़ानदान में एक तरीके से बिल्कुल दीवाना पागल टाइप का ही सब लोग मानते थे, तो वो बिल्कुल घोड़े पे बैठ के उसने तो ज़ोर ज़ोर से गाना क्या मतलब एक तरीके से चिल्ला के दहाड़ के गाना शुरू कर दिया था। तो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन। आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।